हेलो एंड वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस। दिस इज अमरेंद्र तिवारी। माय डियर फ्रेंड्स, 17वीं बीपीएससी प्री और मेंस दोनों का डेट अनाउंस हो चुका है। यदि बीपीएससी के चेयरमैन साहब की बात करें तो उनके ट्वीट के अनुसार 17वीं बीपीएससी प्री जहां 30 सितंबर 2024 को कंडक्ट होगा, वहीं मेंस जनवरी 2025 के फर्स्ट वीक में कंडक्ट होने वाला है। और कोई भी मेंस जनवरी फर्स्ट वीक में कंडक्ट होगा, जैसे कि 69 बीपीएससी मेंस जो है जनवरी 2024 के फर्स्ट वीक में कंडक्ट होने वाला है। तो आपके पास जो रनिंग टाइम है वो 12 मंथ का है। यदि बीपीएससी आपका टारगेट है तो आपको 12 महीने के प्रिपरेशन में बीपीएससी को क्रैक करना होगा। तो इस पूरे पार्टिकुलर वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आपकी विनिंग स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, कैसे विनिंग प्लान बनाओ, कैसे अपने आप को मोटिवेट करो थ्रू आउट प्रिपरेशन, ताकि आपका मोटिवेशन लेवल कम ना हो। आपका स्रोत क्या होना चाहिए, ऑब्वियस सोर्सेज वगैरह के बारे में सब किसी को पता होता है, बट उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए। कैसे, इसके साथ साथ एक्टिव लर्निंग क्या होती है। देखिए, पहले बात करी जाती थी स्टैटिक लर्निंग की, फिर स्मार्ट स्टडी का कॉन्सेप्ट आया, अब एक्टिव लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। यदि आप एक्टिव लर्निंग करते हो, मेडिटेटिव लर्निंग करते हो, तब जाके आप बीपीएससी को और आईएएस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। तो इसकी प्रॉपर समझ आपको जरूर होनी चाहिए। इसके साथ साथ मोटिवेशन थ्रू आउट ईयर, आपको इनर मोटिवेशन, आपको अपना वाई पता होना चाहिए कि वाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड। आपका मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है, पावर हो सकता है, पैसा हो सकता है, रुतबा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अपने आप के इनर मोटिवेशन को कैसे हाई अप रखना है, और कुछ सजेशन है जिसको आप फॉलो करके निश्चित ही, यदि साल भर फॉलो करते हो, नए हो, तो आपका सारा डिलेमा जो है मिटिगेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और आप बीपीएससी को वन रन में क्रैक कर सकते हो। या बार बार आप एग्जामिनेशन में, चाहे प्री हो मेंस हो, उसमें फेल करते हो, तो ये आपका आखिरी अटेम्प्ट होगा, और इसी में आप अटेम्प्ट करके बीपीएससी को क्रैक करके अपना एम संधान करके पब्लिक सर्विस करोगे माय डियर फ्रेंड। और अंततोगत्वा हम बीपीएससी के प्रिपरेशन में थ्रू आउट आपकी जर्नी किस तरीके से सहायता करने वाले हैं, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यदि आप नए भी हो, पुराने भी हो, और जो भी आपके पास डिलेमा है, जो स्ट्रेटजी में कमी है, थ्रू आउट वीडियो लेक्चर सारी चीजें वो खत्म होने वाली है। तो बने रहिएगा शुरू से लेके लास्ट तक, ताकि आपका प्रिपरेशन का पीस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन हो जाए। आप 12 महीने के रनिंग के बाद आप जो है विजेता साबित हो, और फिर से आपको मेहनत वगैरह न करनी पड़े माय डियर फ्रेंड। और हाँ, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। मैंने बता दिया कि जो एग्जामिनेशन डेट है आपका प्री का 30 सितंबर 2024 को है, और मेंस का जनवरी 2025 को है। रनिंग टाइम आपका 12 मंथ है। तो इसमें आपको कैसे स्ट्रेटजाइज करनी है, आपका टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, विनिंग प्लान आपको कैसे बनाना है। और बहुत बच्चों को ये डिलेमा रहता है कि सर फर्स्ट दिन से ही आंसर राइटिंग करनी चाहिए। बहुत सारे लोग बताते भी हैं कि पहले दिन से ही आंसर राइटिंग, उत्तर लेखन शुरू कर दो। तो ये सारी चीज़ें आपके मतलब अभी प्रेजेंट सिनारियों की बात करें तो इसमें बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो सकती है। ये आपकी स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं आपको धकेल सकती है गर्त में। तो इससे कैसे बचें, कैसे स्ट्रैटेजिकली यूटिलाइज करना है। देखो, मेहनत सब करते हैं, लेकिन आप दूसरे से डिफर कैसे हो, और आपका विनिंग प्लान होना चाहिए। ये नहीं कि प्लान पढ़ रहे हैं कई साल इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, जवानी, पैसा और समय सब कुछ व्यतीत कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विनर माइंडसेट कैसे डेवलप करना चाहिए। देखो, माइंडसेट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस थ्रू आउट प्रिपरेशन में। यदि आपका माइंडसेट कमज़ोर है, आपकी स्ट्रैटेजी कमज़ोर है, आपकी प्लानिंग कमज़ोर है, तो आपका सारा मेहनत जो है वो बेकार चला जाता है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में मोटिवेशन लेवल कैसे हाई अप करना है। लोग एक्सटर्नल मोटिवेशन लेते हैं, लेकिन आपको आपका इनर मोटिवेशन कैसे हाई अप करना है मैं बताऊंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट सजेशन दूंगा जिसको आपको थ्रू आउट जर्नी आपको फॉलो ही करना है। और इसके अलावा, इसके इतर, मतलब ये सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के इतर यदि आप डेली लाइफ में भी यूज करते हो ना, आप प्रशासनिक लाइफ में भी यूज करते हो, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा माय डियर फ्रेंड। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। हमारा पहला है सोर्सेज ऑफ स्टडी। देखो, सबको पता है प्री और मेंस के लिए। यहां पे डिलेमा क्या है कि प्री के लिए पढ़ें या मेंस के लिए पढ़ें। आपको बहुत लोग कहते मिल जाएंगे कि भैया 8 घंटा का टाइम बना लो या 10 घंटा का टाइम बना लो, 5 घंटे प्री को दो और 5 घंटे आपको मेंस को दो। तो मेरे हिसाब से ये स्ट्रेटजी सही नहीं है। किसी जमाने में बाबा आदम में सही होती होगी, बाबा दादा के जमाने में, लेकिन अब सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? आप कहोगे कि भाई साहब आप तो ऐसे ही गलत काट दे रहे हो कि सही नहीं है। आप वेरीफाई तो करो क्यों सही नहीं है। आप अपने इसका प्रमाण तो दो। देखो,
हमारे सिलेबस का, यदि आपको पहले तो सिलेबस पता होना चाहिए ऑब्वियस। हमारे सिलेबस का 3 पोर्शन है, 4 पोर्शन है यदि मेनली बात करें तो। पहला हो गया हमारा स्टैटिक पार्ट, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वगैरह आता है। दूसरा हो गया करंट अफेयर्स पार्ट, और ये भी मतलब जो वर्तमान में चीजें करंट अफेयर से चल रही हैं, चाहे सोसाइटी से रिलेटेड हो, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हो, रिलीजन से रिलेटेड हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, इकोनॉमी से रिलेटेड हो, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड हो, सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है। तीसरा पार्ट है हमारा बिहार स्पेशल। पहले बिहार स्पेशल आप स्टैटिक तरीके से पढ़ के, लूसेंट वगैरह से पढ़ के आप उसे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अब जमाना बदल गया है। बिहार स्पेशल में भी आपको एनालिटिकल, मैं बता रहा हूं कि आपको स्रोत कैसे डिफाइन करनी है और जो स्रोत हैं उसको कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है उसका। ठीक है। और हमारा चौथा पार्ट है पूरे सिलेबस का, वह है एसे। यह इंटीग्रेशन है ऑफ ऑल योर नॉलेज। ठीक है। जो भी आपका नॉलेज है ना, सबका इंटीग्रेशन है ये ऐसे। जो भी आप पढ़ते हो, डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हो, बचपन से जो भी आप सीखते आ रहे हो, सबका जो है ये यहां पे आपको आउटपुट देना होता है ऐसे आंसर राइटिंग में। तो आप एक बात बताओ, स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड है करंट से, बिहार स्पेशल भी रिलेटेड है करंट से, और ये सारी चीजें रिलेटेड हैं किससे? ऐसे से रिलेटेड है। तो आपके प्रिपरेशन की जो जर्नी होनी चाहिए वो इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ होनी चाहिए, न कि आप बाइफर्केट कर दो उसे, पार्ट बांट दो कि प्री के लिए 4 महीना पढ़ लेता हूं और फिर मेंस के लिए पढ़ूंगा, या मेंस के लिए 5 महीना पढ़ लेता हूं, या प्री के लिए पढ़ूंगा फिर उसके बाद। तो ऐसा नहीं होता है, कोई भी चीज पढ़ो। अब देखो मैं बताना चाह रहा हूं, जैसे यू हैव डिसाइडेड दैट यू आर गोइंग टू कवर क्लास एनसीईआरटी फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। ठीक है। ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। देखो ऑल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, आपको समाज शास्त्र भी पढ़ना है, इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ना है, कुछ अदर चीजें एनसीईआरटी में दी गई हैं उसको भी पढ़ना है, 6ठी से 12वीं कक्षा तक की। देखो मजाक नहीं रहा अब बीपीएससी का प्रिपरेशन, मैं सही बता रहा हूं। 67वीं तक बीपीएससी का टेम्परामेंट दूसरा था माय डियर फ्रेंड। अब जो है बीपीएससी का टेम्परामेंट बदल चुका है। पहले आप उत्तर लेखन ना करके जाके वहां पे लिख देते थे कुछ भी और पास भी कर जाते थे, अब वैसे नहीं कर पाओगे। आप देखना 69 का जब रिजल्ट आएगा तो उसमें सारी चीजें आपको बदली मिलेंगी, 68 का रिजल्ट आएगा तो उसमें सारी चीजें आपको बदली मिलेंगी। क्यों? क्योंकि बीपीएससी अपने आप को स्केल अप कर लिया है, सिलेबस थोड़ा बहुत बदल दिया है, उसको मॉडिफाई करा है, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया है, काफी ज्यादा इंटीग्रेटेड और एनालिटिकल अप्रोच के साथ प्रश्न पूछ रहा है, चाहे प्री की बात करें या मेंस की बात करें। इस बार 69 बीपीएससी प्री की तो हद ही हो गई। ठीक है। इतना एनालिसिस के साथ लेंदी प्रश्न पूछा था, फिर भी कट ऑफ हाई गया। तो आप इसके लिए तैयार रहो, कंपटीशन के लिए तैयार रहने का मतलब आपको डेली मोटिवेशन वाला वीडियो देखने से यूट्यूब से नहीं होगा माय डियर फ्रेंड। फर्स्टली यू हैव डिसाइडेड दैट यू आर गोइंग टू कवर ऑल एनसीईआरटी फ्रॉम क्लास 6 टू 12 क्लास, तो आपको सारे पढ़ने हैं और कैसे इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। देखो अब लोग कहेंगे कि सर ये 6ठी कक्षा की एनसीईआरटी कैसे मेंस में सहायता करेगा, मैं बता रहा हूं। 7वीं कक्षा में मान लीजिए आपको है जनसंख्या, पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन आप चैप्टर पढ़ रहे हो, तो अब बात करो जनसंख्या की। जब हम बात करते हैं और सोशल स्टडीज की बात करते हैं, तो सोशल स्टडीज का जो आधारभूत स्तंभ है वह पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, हम हैं, ह्यूमन रिसोर्स है। इसी को संदर्भ बिंदु मान के हम सारी चीजें पढ़ते हैं, चाहे हम सोसाइटी का अध्ययन करें। बढ़िया से समझिएगा, यहां पे मजाक नहीं चल रहा है, आपका दिमाग का स्तर यहीं से उठना शुरू हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। किस तरीके से बीपीएससी को आपको टारगेट करना है, ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और हमारा कोर्स भी चल रहा है, मैं थोड़ा सा मोटिवेट आपको, मैं अपना सेल्फ प्रमोशन कर दूं। 15 दिसंबर से हमारा एक और नया कोर्स शुरू होने वाला है, जिसमें हम ऑल एनसीईआरटी 6 टू 12 क्लास थ्रू वीडियो लेक्चर और पीडीएफ नोट्स सारी चीजें के द्वारा हम आपको कवर कराएंगे और सब बताएंगे कि टॉपिक पार्टिकुलर पढ़ाएंगे और आपका जो होराइजन है अंडरस्टैंडिंग का वो बढ़ा देंगे, ताकि बीपीएससी को आप इजीली क्रैक कर सको। इसके साथ साथ मेंस के लिए स्टैंडर्ड बुक, और इसी में जो कोर्स है हमारा वीकली टेस्ट है, आप एक सप्ताह जो भी पढ़ोगे उस पर बेस्ट आपको टेस्ट मिलेगा। इसके साथ साथ पर्सनल 1-to-1 गाइडेंस आपको मिलेगा, आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हो। आप डेली एडिटोरियल एनालिसिस भी हमारे तहत हमारे द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है। किशनगंज की चाय पार्टिकुलर सीरीज चल रही है, जिसमें डेली एडिटोरियल एनालिसिस, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, बिहार गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट वेबसाइट, इसके साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल लेवल के इंपॉर्टेंट वेबसाइट से डाटा उठा के मैं आपके सामने परोसता हूं। करंट अफेयर्स फॉर प्री और मेंस, एससी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वीकली, सब इसमें इंक्लूड है, मात्र 3999 रुपीज में। ठीक है। और ये 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, ऑफर सीमित समय के लिए है।
और ये सारी चीज़ें जिस फ्लो से मैं पढ़ाऊंगा, जिस स्ट्रैटेजी के साथ, जिस टेम्परामेंट के साथ, जिस होराइजन के साथ, जिस मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ पढ़ाऊंगा, यदि निसंदेह आपने मेहनत कर लिया डिसिप्लिन्ड वे में 5 से 6 घंटे से 7 घंटे, यदि आपका ये जर्नी के दौरान इतना टाइम स्पैम डेली यदि आपने खर्चा किया और डिसिप्लिन से एक्टिव लर्निंग प्रोसेस, मेडिटेटिव लर्निंग जो कि हमारे इस कोर्स का फंडामेंटल है, यूएसपी है, उसको कवर करते हुए, उसको फॉलो करते हुए, तो साल भर में आप बीपीएससी क्या आईएएस वगैरह किसी भी एग्जाम को, किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम को, कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो जो कि स्टेट पीसीएस सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, जेपीएससी हो, आरपीएससी हो, आईएएस हो या अन्य कोई एग्जाम हो, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम वीडियो लेक्चर और पीडीएफ नोट्स के थ्रू कवर करेंगे एज पर आवर शेड्यूल और टाइमिंग। ये हमारा नंबर है 97-170-58-805-1063-8805। इन दोनों नंबर पे किसी पर भी कॉल करके हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम अपने टेलीग्राम पेड प्राइवेट ग्रुप पे एज पर आवर शेड्यूल और टाइमिंग अवेलेबल करवाते हैं माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया हमारा प्रमोशन। अब आ जाते हैं हम मेन मुद्दे पे। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि पॉपुलेशन जो है आपके सोशल स्टडीज का संदर्भ बिंदु है, रेफरेंस पॉइंट है। इसी को मान लीजिए हम आपदा पढ़ रहे हैं, तो आपदा किसके लिए इंपॉर्टेंट है? आपदा जो पर्टिकुलर शब्द है ये किसके लिए? देखो यहाँ पे एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है और कैसे हम पढ़ा रहे हैं अपने कोर्सेज में, ये आपको पता चल जाएगा। और आपका दिमाग अगर नहीं हिल गया तो आप मतलब ये मेरे को कहना, नीचे कमेंट करके कहना कि मेरा दिमाग नहीं हिला, ठीक है। और मजाक में लिख दो वो अलग चीज़ है। कहने का मतलब जब आप पॉपुलेशन जनसंख्या पढ़ रहे हो तो आपने देखा कि जनसंख्या सोशल स्टडीज का संदर्भ बिंदु है, रेफरेंस पॉइंट है। और ये जो मैं बात बोल रहा हूँ कोई नई चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ, इट हैज़ बीन ऑलरेडी रिटन इन योर पर्टिकुलर चैप्टर। तो आप जब वहां से पढ़ोगे कि जनसंख्या सोशल स्टडीज का रेफरेंस बिंदु है तो आपको पता चल जाएगा कि रेफरेंस बिंदु क्या है, ये संदर्भ बिंदु क्या है। देखो, जनसंख्या को ही आधार मान के आपदा को हम पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को हम पढ़ते हैं, पर्यावरण को हम पढ़ते हैं, इकोनॉमी को हम पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन को भी हम पढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर को हम पढ़ते हैं। तो सारी चीजें जो हम सोसाइटी में देख रहे हैं ना, ये जनसंख्या से ही रिलेटेड है, ठीक है। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, जनसंख्या क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे हम खुद के लिए, क्यों ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है। वो अलग बिंदु है कि कुछ लोग मानव को मानव संसाधन, जैसे लेफ्टिस्ट है, मानव संसाधन कहने में उनको वो हिचक होती है और वो इसके अगेंस्ट में है कि ह्यूमन जो है संसाधन नहीं हो सकता, लेकिन कैसे ह्यूमन खुद की प्रगति के लिए संसाधन साबित हो सकता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप चीजों को पढ़ोगे, समझोगे, और ये 6ठी 7वीं 8वीं क्लास की एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड, कोई बहुत हाई लेवल की स्टैंडर्ड की पीएचडी वाली थीसिस की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब आप देखो कैसे कोरिलेशन है। आप देखोगे कि जनसंख्या आपने पढ़ लिया, अब भारत की जनसंख्या की बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि जब उत्तरी भारत का जो मैदान है ये हाईली डेंस है, या केरला का जो तटीय पश्चिमी तटीय इलाका है ये हाईली डेंस है, ये उड़ीसा वगैरह ये सब देखोगे ये हाईली डेंस है, और कुछ पठारी इलाका देखोगे, पर्वतमाला क्षेत्र देखोगे, रेगिस्तान, थार डेजर्ट देखोगे मैप पे, तो ये यहाँ पे पॉपुलेशन उतना ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, मानव अधिवास के लिए पर्यावरण की अनुकूलता बेहद ही इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको जहां पे अधिवास बनाना है, घर बनाना है, नॉर्मली आप घर बनाते हो तो आपको क्या चाहिए? आपको पानी चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, आसपास हॉस्पिटल होना चाहिए, यातायात का साधन होना चाहिए। ये बेसिक चीजें देखते हो कि नहीं देखते हो? तो कोई भी जब सभ्यता विकसित होती है ना, तो इसी कॉन्सेप्ट पे विकसित होती है। जो एक आदमी का नीड है वो पूरी सभ्यता की भी नीड है इन जनरल यदि देखो तो, ठीक है। तो इसी तरीके से डेवलप होती है। तो आप देखोगे कि जहां पे अनुकूलता है, पर्यावरण अनुकूलता है, जहां की भूमि उपजाऊ है, यदि आप यमुना और गंगा का बेल्ट देखो या ब्रह्मपुत्र का बेल्ट देखो, जहाँ की भूमि उपजाऊ है, जलवायु अनुकूलता है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडी है, इसके साथ साथ वहाँ पे यातायात का साधन है, उपजाऊ जमीन है, पीने के लिए पानी है, प्रजनन के लिए वहाँ पे सारी चीज़ें अनुकूल है ह्यूमन अधिवास के लिए। तो वहाँ पे अधिवास ज़्यादा होता है, मानव ज़्यादा बसते हैं, और इसीलिए पॉपुलेशन डेंसिटी भी वहाँ की अधिक बढ़ती है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो बिहार पे आ जाओ, तो बिहार में आप देखोगे कि कहीं किसी राज्य में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, कहीं पे कम है। तो इसके पीछे क्या कारण है? जब ऐसे आप पढ़ोगे ना, एक पार्टिकुलर लाइन पढ़ो, पार्टिकुलर पैराग्राफ पढ़ो पर्टिकुलर चैप्टर का, और उसके बाद सोचो कि भैया हमने क्या सीखा इसमें, इसी को बोलते हैं एक्टिव लर्निंग। जब क्या सीखा
और इससे किस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है, और इसके परतों को जब हटाने लगोगे ना तो इसी को बोलते हैं एक्टिव लर्निंग। और जब सोचने लगते हो, मेडिटेट करने लगते हो, तो यही एक्टिव लर्निंग बदल जाता है मेडिटेटिव लर्निंग में। अब माय डियर फ्रेंड, विश्वास कीजिए कि आपके बहुत बार मैं बार एग्जांपल देता हूं कि एक हाफ पैंट पहन के दिन भर पटना की गलियों में या दिल्ली की सड़कों में, मुखर्जी नगर के सड़कों पे घूमने वाला बच्चा इजीली एग्जाम क्रैक कर पाता है, जबकि वहीं दूसरी ओर 10 से 12 घंटा पढ़ाई करने वाला बच्चा नहीं कर पाता है। क्यों? दोनों के टेम्परामेंट में अंतर है, दोनों के लर्निंग प्रोसेस में अंतर है। एक मेडिटेटिव लर्निंग और एक्टिव लर्निंग कर रहा है, और एक उपन्यास के जैसे चीजों को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो आप बताओ, अब आपका टेम्परामेंट चेंज हो गया कि नहीं चेंज हो गया? माइंडसेट आपका चेंज हो गया कि नहीं चेंज हो गया? अब एनसीईआरटी को देखोगे तो मेरे नजरिए से देखोगे, और इस नजरिए से देखोगे जिसका डायमेंशन, बहुत सारे डायमेंशन खुलेंगे आपको, बहुत सारे उसके बाह आपको नजर आएंगे, और उन सारे आर्म्स को, सारे बाजुओं को पकड़ोगे तो बहुत सारी चीजें आपको जहन में उतरेंगी। तो इस तरीके की पढ़ाई पढ़नी है, मजाक नहीं चल रहा है माय डियर फ्रेंड, मैं सही बता रहा हूं। आप किसी भी बड़े कोचिंग में चले जाओ, 1 लाख दे लो, 2 लाख दे दो, और यूट्यूब पे तो बहुत ज्यादा बकैती हो रही है आजकल। क्रिंज टीचर भी बहुत ही मतलब निम्न स्तर के क्या कंटेंट प्रोवाइड कराने लगे हैं ताकि वहां उनको व्यूज मिले, लेकिन हमारे द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। 100 व्यूज मिले, 200 व्यूज मिले, 1000 व्यूज मिले, लेकिन यदि आप देखते हो उसे शुरू से लेकर लास्ट तक, तो वो आपके प्रिपरेशन में वैल्यू एडिशन करेगा, वहां पे सब्ट्रैक्शन नहीं करेगा वैल्यू का, हमेशा एडिशन करेगा, एड ऑन करेगा, और वहां से आप एग्जामिनेशन में आपकी जो जर्नी है एग्जामिनेशन के लिए वो क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ना है। और मैंने बताया कि 6 to 12 क्लास तक एनसीईआरटी आपको क्यों पढ़नी है, तो देखो क्यों पढ़नी है। एसए की बात करें तो एसए पार्टिकुलर लोग कहते हैं ना कि सर एसए के लिए हम मतलब बच्चे 5-5 हज़ार रुपये तक 69 बीपीएससी मेंस की बात करें तो तैयार थे देने के लिए। सर इतना रुपया पैसे की बात नहीं है, इतना पैसा ले लीजिए, इतना। मैंने कहा नहीं भैया, आप 1 महीने में ऐसे मैं मास्टर क्लास अवेलेबल करा चुका हूं, कुछ गाइडेंस के ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल करा चुका हूं एसए से रिलेटेड, कुछ जो हमारी जनरल लोकोक्तियां होती हैं बिहार में बोली जाती हैं उनको डिकोड कर चुका हूं, और 69 बीपीएससी मेंस के लिए अभी और आएंगे क्लासेस, तो आप उनको देखो और आंसर राइटिंग करने की, एसए राइटिंग करने की प्रैक्टिस करो खुद ब खुद, किसी से चेक करवाओ, खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रिपरेशन कैसे हो रहा है और आप कैसे अपने आप को स्केल अप कर पा रहे हो। तो जब आप 6ठी से 12वीं कक्षा तक की जो कुछ भी चीजें पढ़ोगे, चाहे वह हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, आर्ट एंड कल्चर हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, फिलॉसफी हो, साइकोलॉजी हो, इस सब का एक्युमुलेटिव उपयोग होने वाला है आपके एसए राइटिंग में। दैट्स वाई मैं फोकस मतलब मैं इन्फेसाइज कर रहा हूं कि आप जो है आप 6ठी से 12वीं कक्षा तक की ऑल एनसीईआरटी पढ़ो। यदि फिलॉसफी की बुक, इतर इसके सिलेबस के भी कुछ चीज़ें पढ़ने की कोशिश करो, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बुक पढ़ो, जैसे महात्मा गांधी की जीवनी हो गई उनको पढ़ने की कोशिश करो, अंबेडकर जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़ने की कोशिश करो, जो भी महान पर्सनालिटी हैं, जो भी आपको समझ में आए, ईजी टू अंडरस्टैंड हो, उनकी पुस्तक, कबीर को पढ़ने की कोशिश करो, तब जाके आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है, आपकी समझ की परत खुलती जाएगी, आपका होराइजन बढ़ते जाएगा, होराइजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ते जाएगा, और आप बीपीएससी के लिए धीरे धीरे तैयार होते जाओगे। ये 1 डे का खेला नहीं है, 1 महीने का खेला नहीं है माय डियर फ्रेंड, ध्यान में रखना। ठीक है, अब बात ये स्टैटिक पार्ट कैसे तैयार करना है और हाउ इट विल गोइंग टू हेल्प यू इन एसे राइटिंग, ये मैंने बता दिया, क्लियर कट हो गया ये सारी चीजें। अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। देखो करंट अफेयर्स कभी भी अब 1 लाइनर अप्रोच के साथ आपको जाना नहीं है। बेशक कि कुछ 1 लाइनर चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, कुछ फैक्चुअल चीज़ें पूछी जा सकती हैं, लेकिन अब जो आपकी डिपेंडेंसी है ना करंट अफेयर्स के लिए, न्यूज़पेपर पे बढ़ानी होगी। मतलब करंट का जो टॉपिक है उसको तो पढ़ना ही है, साथ में उससे एफिलिएटेड कोई स्टैटिक टॉपिक है ना उससे पढ़ना है। जैसे अब मान लीजिए अभी उत्तराखंड में जो टनल की त्रासदी हुई थी, 17-18 दिन तक जो हमारे मजदूर थे उसमें ट्रैप थे, तो पूछा जा सकता है कि इस पार्टिकुलर सुरंग हिमालय के किस रेंज में था, ठीक है, किस श्रेणी में था, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इन डेप्थ एनालिसिस है ना, और जो आपका अंडरस्टैंड करने का होराइजन है, ये बढ़ते रहना चाहिए, स्केल अप करते रहो अपने आप को। ठीक है, तब जाके आप बीपीएससी के लायक बन पाओगे माय डियर फ्रेंड। चाहे इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशन, मान लीजिए आप कनाडा और इंडिया का रिलेशन पढ़ रहे हो, तो कनाडा एंड इंडिया का रिलेशन के बारे में कुछ करंट अफेयर्स आपको चीज़ें आ गई और आपने देख लिया और वहाँ से निपट गए, लेकिन आपको पता
होना चाहिए कि कनाडा और इंडिया का रिलेशन कितना इन डेप्थ है, और कोई आज का नहीं है, ये आज़ादी के पहले का है। और उसके बाद में जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ तब दोनों ने अपने राजनयिक संबंध स्थापित करें, और कैसे शीत युद्ध काल में जब द्विध्रुव में बटा हुआ था पूरा विश्व, अमेरिका एक तरफ था और दूसरी तरफ यूएसएसआर था, तो कैसी ये दोनों जो है जब आपस में लड़ रहे थे और पूरा विश्व द्विध्रुव में बटा हुआ था, तो कैसे सबसे अधिक एड दे रहा था, सहायता राशि प्रोवाइड कर रहा था कनाडा, और कैसे इसके रिश्तों में धीरे धीरे खटास आती गई और वर्तमान स्तर के खटास के लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो जब आप सोच के पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे, और न्यूज़पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहता हूं कि एडिटोरियल एनालिसिस खुद से करना इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो हम लोग जो है प्रोवाइड करा रहे हैं किशनगंज की चाय, ये हमारा पार्टिकुलर सीरीज आ रही है किशनगंज की चाय, इसके अंदर हम डेली एडिटोरियल एनालिसिस इसके अंतर्गत प्रोवाइड करा रहे हैं, जो बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे जरूर फॉलो करो, और इसके साथ साथ यदि आप खुद से भी पढ़ते हो ना, तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब मैं बता रहा हूं कि क्यों इंपॉर्टेंट है और मैं क्यों जोर दे रहा हूं इस पे। देखो, मान लीजिए कि आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो और अभी इजराइल और फिलिस्तीन का यहाँ पे मुद्दा चल रहा है, ठीक है। तो कुछ लोग, आप मान लीजिए कोई द हिंदू फॉलो करते हो या इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करते हो, तो इससे संबंधित कई सारे आर्टिकल आएंगे। कुछ लोग क्या करेंगे, फिलिस्तीन को सपोर्ट करेंगे, हमास के मुद्दे को नेगलेक्ट करके। कुछ लोग क्या करेंगे, इजराइल को सपोर्ट करेंगे। कुछ लोग क्या करेंगे, ईरान वाला मुद्दा उठाएंगे कि कैसे ईरान जो है इन दोनों के कन्फ्लिक्ट में कैसे इंटीग्रेट कर रहा है। कुछ लोग इसमें दोनों के झगड़ों से कैसे वैश्विक सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रहा है, ये मतलब इसको दर्शाएंगे, और कैसे इकोनॉमिक व्यवस्था तहस नहस हो रही है। बीते दिनों यदि कोविड-19 की बात करें, तब से लेके रशिया यूक्रेन वार की बात करें, अभी ताइवान वाला जो मामला झगड़ा चल रहा था उसकी, वियतनाम वाला उसकी बात करें, इसके साथ साथ फिर अभी इजराइल और फिलिस्तीन की बात करें, तो कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रहा है। तो एक पार्टिकुलर टॉपिक पे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग क्या करते हैं, अपना विचार लिखते हैं एडिटोरियल में। तो उससे क्या होता है, जब एक ही टॉपिक पे आप डिफरेंट डायमेंशंस के लोगों को पढ़ने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो आपका जो होराइजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो भी ब्रॉड होगा माय डियर फ्रेंड। और ये जो है विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर क्रैकिंग बीपीएससी एग्जामिनेशन। ऐसी अंडरस्टैंडिंग बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, लोग कहते हैं ना, अध्ययन और मनन होना चाहिए। तो अध्ययन हो और उसके बाद यदि मनन नहीं करते हो तो आपका अध्ययन बेकार है। खाना आप खा लो भले कितना भी, खूब मतलब यहां तक खा लो, और खोआ मलाई मतलब विश्व का सबसे न्यूट्रिशियस भोजन आप कर लो, उसके बाद वो भोजन पचे ही ना, तो वो आपके शरीर में नहीं लगेगा माय डियर फ्रेंड, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि आप कितना भी A1 क्वालिटी का मैं आपको कंटेंट अवेलेबल करवा दूं, कितना भी पढ़वा दूं, यदि मेरे अंदर क्षमता नहीं है कि आपके होराइजन को, आपके जो अंडरस्टैंडिंग का होराइजन है उसको कैसे डेवलप करना है एज ए टीचर, वो बता दूं, और उस रास्ते पे चल के आप अपने होराइजन को डेवलप करने की, विस्तृत करने की कोशिश ना करो, तो ये सारी चीजें, आपका पढ़ना और मेरा पढ़ाना दोनों बेकार है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखना, और काफ़ी चूजी रहना ये सारे कोर्सेज वगैरह खरीदने के लिए और कहीं भी ज्वाइन करने के लिए। पैसा मैटर नहीं करता, आप 4 लाख भी दे सकते हो, 40,000 भी दे सकते हो, 4,000 भी दे सकते हो, और जिनकी नहीं क्षमता है वो नहीं दे सकते हैं, 4,000 भी नहीं दे सकते हैं। लेकिन क्या है कि आपको कहाँ से वो माइंडसेट मिल रहा है, विनिंग स्ट्रेटजी मिल रही है, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब गहनता के साथ इसका विचार करना अत्यावश्यक है। अब आ गई बिहार की बात। तो मान लीजिए जब आप स्टैटिक पोर्शन में ज्योग्राफी इतना इन डेप्थ पढ़ रहे हो, तो बिहार को भी उतना ही इन डेप्थ जब आप में डेवलप हो जाएगा ना, वो टेम्परामेंट कि ना है भैया हमको इन डेप्थ ही पढ़ना है, तो वो बिहार को भी आप टारगेट करोगे इन एनालिटिकल अप्रोच के साथ पढ़ने के लिए। तब आपको पता चलेगा बिहार में इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस क्यों है, इतनी गरीबी क्यों है, बिहार में जो इतना माइग्रेशन होता है वो क्यों है, बिहार को कैसे डेवलप कर सकते हैं,
ये बहाना मारा जाता है कि बिहार लैंडलॉक स्टेट है, तो इसको यदि लैंडलॉक स्टेट है और आपको सीएम बना दिया जाए तो आप किन स्ट्रेटजी के द्वारा, या आपको सचिव बना दिया जाए, बिहार का मुख्य सचिव बना दिया जाए, तो आपके पास क्या प्लान होंगे कि ठीक है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो अवेलेबल चीज़ें हैं उसी से कैसे हम बिहार को स्ट्रेंथन करें, बिहार को जो है फिर से भारत का सिरमौर बनाएं। तो ये आपके पास समझ होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड, ठीक है। ये कहाँ से आएगा? एनालिटिकल अप्रोच के साथ आएगा। और धीरे धीरे जब आप चीज़ें समझने लगोगे, चीज़ों को पढ़ने लगोगे, आपको सारी दुनिया समझ में आने लगेगी, तब आप एस्से के लिए धीरे धीरे तैयार हो जाओगे माय डियर फ्रेंड, ठीक है। यही है आपकी विनिंग स्ट्रेटजी, आपका विनिंग माइंडसेट, ठीक है। उसका 50% कड़ी मैंने बता दिया, 40% है ये, ठीक है। देखो, प्लान बनाना, उसको एग्जीक्यूट करना, सोर्सेस डिफाइन करना और उसको पढ़ना, अध्ययन मनन करना, ये हो गया आपका 40% हिस्सा। 60% हिस्सा जो है ना, ये माइंडसेट में है। ये माइंडसेट का मात्र मैंने 40% बताया, जिसमें आपने विनिंग स्ट्रेटजी बना ली, एग्जीक्यूशन भी कर लिया। लेकिन यदि आपके पास मोटिवेशन नहीं है, आपको अपना वाई नहीं पता है, आपको कैसे, कहाँ, किस तरीके से बिहेव करना चाहिए अपने आप के साथ, किसी अन्य के साथ, सर्किल में रहते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं है, तो आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। कहीं आपके पास फियर है, आप फियरलेस नहीं हो, आपके पास शेर वाला मेंटेलिटी नहीं है। देखो, आप लायन को देखते हो ना, ऑब्जर्व करो, लायन क्यों उसको जंगल का राजा कहा जाता है? लायन से ताकतवर जानवर भी हैं जंगल में, विशालकाय जानवर भी हैं, लेकिन उनके आगे मतलब शेर की शक्ति कुछ भी नहीं है। शेर से ज़्यादा तेज दौड़ने वाला चीता भी अवेलेबल है, बट इन सब के बावजूद शेर को जंगल का किंग बोला जाता है, मेंटेलिटी के बदौलत। तो आपके पास किंग मेंटेलिटी होनी चाहिए, आपको अपने में विश्वास होना चाहिए, रोअर करने का, आप अपने मतलब अपने कार्यों के द्वारा रोअर करने का आपके पास क्षमता होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड। ये कैसे आएगा? इनर मोटिवेशन से। इनर मोटिवेशन क्या होता है? आपको अपना वाई पता होना चाहिए, वाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी एग्जामिनेशन और आईएएस एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड। वो कुछ भी हो सकता है, आपको अपने मम्मा पापा को खुशी देनी है, सोसाइटी में थोड़ा सीना चौड़ा करके चलना है, पब्लिक सर्विस करनी है, पैसा कमाना है, कोई भी हो, लेकिन इनर मोटिवेशन आवश्यक है। ये जो टॉक्सिक मोटिवेशन देखते हो ना रील के द्वारा, ये आपको तबाह करने वाला और आपके मेंटलिटी को गर्त में डालने वाला, आपका डोपामिन के लेवल को हमेशा हाई रखने वाली चीजें होती हैं माय डियर फ्रेंड। तो एक बड़े भाई के लिहाज से, एक टीचर के लिहाज से मैं कह रहा हूं, इसे मेरे भाइयों एवं बहनों, जो कुछ भी अभी तक आप बने हुए हो ना, तो मैं समझ सकता हूं कि आप कितना सीरियस हो अपने लक्ष्य के प्रति, ठीक है। और ये बात सुन रहे हो तो कल से यदि आपके पास ये आदत है तो ये आदतों को छोड़ दो। क्या क्या मोटिवेशन, ये तो आपको समझ होनी चाहिए कि योर मोटिवेशन शुड बी इनर, ठीक है। इनर होना चाहिए, अंतर मोटिवेशन होना चाहिए, अंतर रूप से। नो योर वाई, आप क्यों प्रिपरेशन करना चाहते हो? क्या केवल पैसे कमाने के लिए, रोजगार के लिए? तो मैं आपको बता दूं, बीपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस या आईएएस एग्जामिनेशन रोजगार का साधन नहीं है माय डियर फ्रेंड, केवल रोजगार का साधन नहीं है। देखो, रोजगार तो आपको पैसा ऑब्वियस मिलेगा, पॉक्स वगैरह मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, काफी सारी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन जब काम करने की बारी आएगी ना, तो वहां पे आपको पैसा मोटिवेट नहीं करेगा माय डियर फ्रेंड। जब आप 12 बजे रात में सोए होगे, आपके सचिव का कॉल आ गया या आपके जिले का डीएम का कॉल आ गया कि फलाना उठो और आलोक उठो और जाओ तुम्हारे इलाके में ये सारी चीजें जाके देखो, तो आपको 12 बजे 1 बजे रात को आप जस्ट बिफोर आधे घंटे सोए होंगे, उसी समय उठ के अपने मतलब जो भी अपना टीम होगा उसको लेके आपको फील्ड में जाना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। तो वहां पे उस समय अपने आप के साथ समझौता करना, अपनी निंद्र के साथ, इंद्रियों के साथ समझौता करना, पैसा मोटिवेशन वाला काम नहीं करेगा। यहां काम करेगा पब्लिक सर्विस। और रियल मोटिवेशन जो होता है ना, वो इनर होता है माय डियर फ्रेंड, और पब्लिक सर्विस का मोटिवेशन ही सबसे बड़ा इनर मोटिवेशन हो सकता है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। पैसा तो बाई प्रोडक्ट आपके पास आएगा, ये बात ध्यान में रखो, ठीक है। इसके साथ एक बात आप ध्यान में रखना और अपनी पर्सनालिटी में ये अडॉप्ट कर लो, अवॉइड रैंडमनेस। आप कभी मन करा तो अभी ये पढ़ लिए, देखो 6 से 7 घंटे की स्टडी बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है। कुछ घंटा आप स्टैटिक पोर्शन पढ़ रहे हो, 1 से 2 घंटा आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, रेडियो पे समाचार सुन रहे हो, कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो, तो आप डिसाइड कर लो खुद से कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना घंटा देना है। ये कोई नहीं बता सकता। देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि दुनिया का कोई भी मूर्ख व्यक्ति नियम बना सकता है और दूसरा मूर्ख व्यक्ति उस नियम को अक्षरशः पालन कर सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको रास्ता बता रहा हूं, ये रास्ता, ये टेम्परामेंट आपको होना चाहिए। बाकी आप अपने अनुसार, आपके पास जो भी समय है, जो भी सुविधा है, उस सुविधा का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हुए आप
अपना 100% दो माय डियर फ्रेंड, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको रैंडम नहीं होना है कि कभी पढ़ लिए, कभी दोस्तों के साथ निरहुआ की मूवी देखने चले गए, या खेसारी लाल या पवन सिंह की मूवी देखने चले गए, या एनिमल अभी लगी है रणवीर कपूर की मूवी वो देखने चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बेशक आप देखो, एंजॉय करो, लेकिन अच्छी चीजें देखो जो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को डेवलप कर रही हैं। ये नहीं कि निगेटिव एस्पेक्ट में डाल दे रही हैं। आप मूवी देख के निकल रहे हो, क्रोधित होकर निकल रहे हो, या टेंस हो गए या मायूस हो गए, ऐसी नहीं। लाइट मूवियाँ देखो, कुछ सीखने को मिल रहा है वहां से मूवी देखो, वो सारी मूवियाँ देखो ताकि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। आपका एक एक क्षण, आप 6 से 7 घंटे केवल पढ़ाई करते हो, बाकी आपका सोना खाना जगना ये सब आपके बीपीएससी के लिए होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। आप दोस्तों से बात भी कर रहे हो तो बीपीएससी के लिए होना चाहिए। बेकार की बातें कि फलानवा के फलानवा से बियाह हो गई, या फलानवा के यहाँ जाता, या ये कर रहा है वो कर रहा है, ये सारी चीजें आपके लिए नहीं है माय डियर फ्रेंड। साल भर के लिए इन सारी चीजों को भूल जाओ और केवल बीपीएससी पे आपका खाना, आपका सांस जो है, आपके रगों में आरबीसी की जगह पे बीपीएससी दौड़ना चाहिए माय डियर फ्रेंड, ठीक है। मैं समझ रहा, आप समझ रहे होगे कि कितना इन डेप्थ जाके मैं बात कर रहा हूं कि बीपीएससी को जीना होगा आपको, तभी जाके आप बीपीएससी को क्रैक कर पाओगे। अभी के लिए देखो 1 से 2% आपको मिल जाएंगे कि भैया हम कम मेहनत में निकाल लेनी, तो वो 1 से 2% वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, या कभी कभी तुक्का भी लग जाता है, ठीक है। मतलब तुक्का से कुछ मार्क्स, मान लीजिए कोई क्वेश्चन पढ़ रहा है मेंस के लिए एग्जामिनर, और उसको लगा कि नहीं चलो 5 नंबर नहीं, इसको 6 नंबर दे देते हैं, ठीक है। मान लो कभी उसका मूड लाइट है, दे दिया 6 नंबर, तो इस 1 नंबर के बदौलत किसी का सिलेक्शन हो जाता है और किसी अच्छे कैंडिडेट का रुक जाता है। तो ये बात ध्यान में रखना, आप उस कैटेगरी में नहीं आते हो, आप मेहनत करने वालों की कैटेगरी में आते हो, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। गॉड गिफ्ट नहीं है आपके पास, गॉड का एक ही गिफ्ट है और वो है आपका टेम्परामेंट। इसी के बदौलत आप आगे जीवन में कुछ भी हासिल करने वाले हो माय डियर फ्रेंड, ठीक है। डोंट इन्वेस्ट टाइम ऑन पीपल हु डोंट सपोर्ट यू व्हाइल प्रिपरेशन। आपको बहुत लोग डिमोटिवेट करने के लिए मिल जाएंगे, उनको किक आउट करो। किक आउट मतलब जाके लात मारने से नहीं है, हिंसात्मक होना नहीं है। किक आउट अपने मेंटेलिटी से, अपने इन्वायरमेंट से उनको हटा दो माय डियर फ्रेंड, ठीक है। यदि पेरेंट्स भी आपको नहीं सपोर्ट कर रहे हैं ना, थोड़ा बहुत आर्गुमेंट कर लो, लड़ लो, उनको समझाओ। पेरेंट को तो हम नहीं नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको समझाओ और दिखाओ रिजल्ट लिया गया कि हाँ यू कैन डू इट, इफ यू हैव डिसाइडेड देन यू आर गोइंग टू डू इट, ठीक है। ये आपको दिखाना पड़ेगा, ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। या सर्किल में या गांव देहात में, कोई गांव में अधिक लोग मिल जाते हैं, या कहीं के लोग भी मेंटेलिटी सेम ही होती है, शहरों में मिल जाते हैं, तो उनको नेग्लेक्ट करो, वो आपके सर्किल के हिस्सा नहीं है, ठीक है। वन साइडेड रिलेशनशिप पे कभी भी अपना टाइम इन्वेस्टमेंट मत करो। होता है वाइल प्रिपरेशन इन्फैक्चुएशन होता है, इन्फैक्चुएशन लव में बदलता है, और लोग वन साइडेड बहुत ही ज़्यादा गाना सुन रहे हैं और पता चले बीपीएससी से उनका नाता कट गया और इसमें पड़ गए, रिलेशनशिप में पड़ गए, और वन साइडेड रिलेशनशिप में दिल टूटने की बात कर रहे हैं, गाना बजा रहे हैं, रील बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ ऑन डिस्ट्रैक्शन में भी आपका समय जो है बर्बाद नहीं होना चाहिए। जैसे रील देखना, रील हमेशा आपके डोपामिन के लेवल को हाई रखता है, आपको कभी संतुष्ट नहीं करेगा। एक मूवी देखते हो, मूवी का प्लॉट बनता है, मूवी बीच में मतलब ऊपर जाती है और फिर नीचे आके क्लाइमैक्स हो जाता है मूवी का, आप सेटिस्फाई होके आप बाहर निकलते हो सिनेमा का। लेकिन रील आपको कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा, आपके डोपामिन के लेवल को हमेशा हाई करके रखेगा और आप बर्बाद हो जाओगे। इस बात को ध्यान में रखना। तो कभी रील मत देखो, शॉर्ट वीडियो मत देखो माय डियर फ्रेंड, चाहे वो किसी का हो, मेरा हो, किसी और का भी हो, किसी का भी हो, शॉर्ट वीडियो मत देखो। ये सब मार्केटिंग का और जो क्षणिक लाभ पाने वाले लोग हैं ना, उस पे बेस्ट ये सारी चीजें चल रही हैं। तो आप मार्केट का जो तथिक ये मार्केट का ड्रेन करने वाला हिस्सा है, इसका पार्ट आप मत बनो माय डियर फ्रेंड, ठीक है। दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू, कुछ लोग आप में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, आपको इग्नोर मारते हैं, तो उनका अटेंशन लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अपने आप में मगन रहना है और रमता जोगी वाला हाल होना चाहिए और बीपीएससी को जपना है। दैट मीन्स आपका जो प्रिपरेशन की जर्नी है उस दौरान यदि वैसे लोग जो आप में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं उनको नेग्लेक्ट करो, अपने सिलेबस को कवर करो, अपना डेली का टारगेट कवर करो, अपना माइंडसेट बनाओ और अपने ऊपर मेहनत करो, अपने आप को स्ट्रेंथन करो मेंटली फिजिकली, ठीक है। तब जाके आप इस लायक बन पाओगे कि आगे जाके जीवन में कुछ कर सको। इसके साथ साथ एक्टिव लर्निंग प्रोसेस मैंने बता दिया कैसे करनी है, उसी समय से मैं यही बता रहा हूं कि कुछ भी पढ़ो, एक पैराग्राफ पढ़ो और उस पर रुको और मनन करने की कोशिश करो कि इससे मैंने क्या
सीखा। इसके साथ साथ आपके पास डे 1 से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुकलेट होना चाहिए, ठीक है। इसमें मैं बताऊंगा 67वीं के बाद जो प्री और मेंस में क्वेश्चन पूछ रहा है ना, बेसिकली उन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो, प्रीवियसली भी देखो कि कैसे पूछा है 67वीं बीपीएससी, लेकिन 67वीं बीपीएससी के बाद से मेंस का क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, प्री का क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, इसको बहुत ही गहनता से आपको समझना होगा। और जैसे जैसे आप समझते जाओगे वैसे वैसे आपको डायरेक्शन भी मिलते जाएगा वाइल एक्टिव लर्निंग की, हाँ इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है। यदि मैं प्रश्न बनाने वाला होता, उस रिसर्च टीम में होता, तो इसे कैसे प्रश्न बनाता, और यहाँ से यदि ऐसे प्रश्न पूछता है तो आप कैसे किस माइंडसेट के साथ उसका उत्तर दोगे। तो ये एक्टिव लर्निंग का हिस्सा हो गया। इसके साथ साथ नोट्स मेकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नोट्स मेकिंग में ये नहीं कि आपको मान लीजिए आप कहीं कोचिंग कर रहे हो, हमारे पास कर रहे हो या कहीं और कर रहे हो, तो आपको नोट्स मिल गया, तो उसका मान लो कि आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे आपको मिला 30 पेज का नोट्स, ठीक है। अब आप इसमें करो, इसका जो शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना, कोशिश करो 5 पेज में इसको शॉर्ट कर लो, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स बनाना हर एक टॉपिक का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। यदि इतना सारा चीज़ करते हो, मतलब पूरा चीज़ ये गहनता से इसको करते हो, तो सफलता आपकी 90% जो है ये क्या हो गई, निर्धारित हो गई कि आप सफल होने वाले हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप का जो स्वास्थ्य है ना, उसका भी ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। मेडिटेशन करना ज़रूरी है, व्यायाम करना, ये नहीं कि मेडिटेशन बैठ के 2 घंटे कर रहे हो, ऐसा नहीं। 5 मिनट ब्रीद आउट ब्रीद इन धीरे धीरे करना, अपने सांसों पे ध्यान देना, ये ज़रूरी है। क्या खा रहे हो इसको हमेशा वॉच आउट करो, भूख से थोड़ा सा कम खाओ, पेन सहने की आदत डालो। जब तक आप डिसिप्लिन का पेन नहीं सहोगे ना, बिना पेन का कोई भी आप देखो, बिना पेन का कुछ भी संभव नहीं हो पाया है, ठीक है। तो जब तक आप पेन नहीं सोओगे कपड़े से, जैसे मैंने ये व्हाइट कलर का कपड़ा पहना हुआ है, तो कभी ये क्या होगा, किसी कॉटन का रेशा होगा, उसको धुंधा गया, बुंदा गया, डाई किया गया, गर्म किया गया, फिर ठंडा किया गया, फिर इसको काटा गया कपड़ा तैयार करके, तो कितना ये कठिन परिस्थितियों से गुजर के ये अटायर बना है और मैं इसे पहन के स्मार्ट दिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस लायक बना कि एक व्यक्ति को स्मार्टनेस प्रदान करे। तो इसीलिए आप में जो है दर्द सहने की क्षमता है, संघर्ष करने की क्षमता है, और संघर्ष सहने की भी क्षमता होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड। तो ये बात आप ध्यान में रखो। इसके अलावा कि हम कैसे आपको इन जनरल सहायता करने वाले हैं, देखो एक तो हमारा किशनगंज की चाय आएगा, डेली आपको आएगा एडिटोरियल एनालिसिस फॉर बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। यहाँ से आपको इन डेप्थ किसी भी एडिटोरियल का हम एनालिसिस कराएंगे, करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन का, जो कि आपके बीपीएससी प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स हमेशा आपको हमारे चैनल पे मिलता रहेगा, और हम क्वालिटी पे ही इन्वेस्ट करते हैं, क्वांटिटी पे भले कम इन्वेस्ट करें, लेकिन क्वालिटी हमारी A1 क्लास की होती है। कुछ टॉपिक कम पढ़ाएंगे लेकिन आपको A1 क्लास की पढ़ाएंगे। इसके साथ साथ हमारा जो पेड क्लासेज है उससे आप जुड़ सकते हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये है हमारा फाउंडेशन कोर्स, ऑल NCERT फ्रॉम 6 to 12 क्लास, स्टैंडर्ड बुक, वीकली टेस्ट, पर्सनल गाइडेंस, वीकली एडिटोरियल एनालिसिस, करंट अफेयर्स, एस्से, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, सब कुछ इंक्लूड है 3,999 रुपीज़ में। 15 दिसंबर से क्लासेस शुरू हो रहे हैं। ये हमारा नंबर है 97 170 58 805, और एक और नंबर है 98 10 63, ये हमारा नंबर है 97 170 58 805, और एक और हमारा नंबर है 98 10 63 8805। इन दोनों नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हो। हम आपको एवरी कॉर्नर पे आपके प्रिपरेशन के दौरान गाइडेंस प्रोवाइड करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो आई होप कि जो चीज़ें भी मैं कन्वे करना चाह रहा था आप तक बड़ी आसानी से पहुंचा, आपने अंत तक बड़ी धैर्य के साथ मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत माय डियर फ्रेंड।